हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हमने वर्क पावर एनर्जी के एचसीवी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 के सॉल्यूशंस जो है वो पिछले वीडियो में करा है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से आगे जितने क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आपको अगर इन क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट है तो आपको होपफुली ये वीडियो देखने से फायदा होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में देखो, a block of mass 2 kg is kept at a rest on the inclined plane of inclination 37। हमें यहाँ पे दिया है कि एक इंक्लिनेशन है 37 डिग्री का, उस पर हमने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है 2 kg एंड वी आर पुलिंग अप दिस ब्लॉक अप द प्लेन बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये 2 kg के ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स लगाया, इस फोर्स से मैं इसे नीचे से ऊपर लेकर जा रहा हूं। जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज 20 न्यूटन। तो ये फोर्स हमारा हुआ 20 न्यूटन, दैट इज पैरेलल टू द प्लेन। और ये जो फोर्स लग रहा है इट इज एक्टिंग फॉर 1 सेकेंड। तो टाइम हमें दिया है बच्चों 1 सेकेंड का। हमसे पूछा है कि शो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल। मतलब ये जो मेरा अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन है वो वर्क डन 40 जूल से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो मैं निकाल लेता हूं कि इसका वर्क डन कितना हो सकता है। अब सबसे पहले हमें ऑलवेज एफबीडी पे ध्यान देना चाहिए। इसका एफबीडी बनाता हूं। ये 2 kg तो वेट हो गया 20 न्यूटन। 20 का ये कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 37, दैट इज 20 इंटू 4/5। तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन। और ये हो जाएगा 20 sin 37 20 इंटू 3/5, दैट इज 12 न्यूटन। फिर यहाँ पर लगेगा नॉर्मल फोर्स एंड यहाँ पर कहीं पर फ्रिक्शन की बात नहीं करी है तो मैंने फ्रिक्शनल फोर्स को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक सेकेंड में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन तो होता है बच्चों नेट फोर्स अपॉन मास। अब ध्यान से देखो 20 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 12 न्यूटन नीचे लग रहा है। तो नेट फोर्स हो जाना चाहिए 20 माइनस 12 अपॉन 2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक का नेट एक्सीलरेशन हमें मिल गया, कितना मिला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 4 टाइम 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट करा है वो कितना है 2 मीटर के जितना। अब हम क्या निकालते हैं, वी हैव टू फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर फोर्स कितना है, फोर्स जो अप्लाइड करा है दैट इज 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 2। सो ये 20 इंटू 2 एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। So angle between force and displacement is 0. So work done is 40 joule। तो हमें यहाँ पर मिल गया कि अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कितना है 40 जूल। पर क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि हमें ये दिखाना है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 40 जूल। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता तो वो कौन सी डायरेक्शन में होता, नेट मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन ऑफ कोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो नेट फोर्स जो है वो कम हो जाता, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को हमें माइनस करना पड़ता। अगर नेट फोर्स कम हो जाता तो एक्सीलरेशन कम हो जाता, एक्सीलरेशन कम हो जाता तो डिस्प्लेसमेंट कम होता, डिस्प्लेसमेंट कम होता तो वर्क डन कम हो जाता। इसका मतलब है कि हमारा मैक्सिमम वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स जो होगा वो ऑलवेज मैक्सिमम 40 जूल हो सकता है या फिर उससे कम हो। तो पहली चीज तो हमने प्रूव कर दी। सेकेंड थिंग, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा होगा वो निकालना है। अब देखो
वर्क डन बाय ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं, ये हमारा 37 डिग्री, यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट करा है 2 मीटर। अब ये निकाल लेते हैं कि ये कितना हो सकता है, इसने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करा, इसकी भी हालांकि जरूरत नहीं है, ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी फिर से वही लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। अब देखो यहां पे ग्रेविटी का फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है, पर मैंने उसके कंपोनेंट्स ले लिए। अब ये जो है 16 न्यूटन, उसके तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये 16 न्यूटन की वजह से किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होगा। अब इसके बारे में देखो, ये 12 और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन मिलेगा। तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटी निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, 12 न्यूटन की वजह से। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स जो होगा वो होगा 12 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180, क्योंकि ये जो फोर्स है 12 न्यूटन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल 180, cos 180 इज -1। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका हो जाएगा 24 जूल। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट अ इंस्टेंट व्हेन force ceases to act, kinetic energy of the block at the instant when फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है। अब देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। अब हमारे पास वर्क एनर्जी थियरम है, वर्क एनर्जी थियरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, सबके वर्क डन को हम लिख सकते हैं इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है 40 जूल, वर्क डन बाय ग्रेविटी है 24 जूल, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा क्योंकि नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि हमने रेस्ट से शुरुआत करी है, तो हमें ये निकालना है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पे 40 माइनस 24 दैट इज 16, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 16 जूल। तो आंसर हो जाएगा हमारा 16 जूल। तो थर्ड का आंसर हो गया हमारा 16 जूल। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन में देखो हमें दिया हुआ है कि a block of mass 2 kg is pushed down an inclined plane of inclination 37 degree with a force of 20 newton that is acting parallel to the inclined. It is found that the block moves on the incline with an acceleration of 10 meter per second square. If the block started from the rest, find the work done by the force applied in first 1 second. मैं सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। हमें ऐसा कुछ दिया है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 37 डिग्री। 2 kg जो मास ऑफ ब्लॉक दैट इज 2 kg इज पुश डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन पर हम पुश कर रहे हैं 2 kg के ब्लॉक को, और हमें दिया है कि इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक मूव्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अप्लाइड फोर्स 1 सेकेंड में अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा। अब देखो यहाँ पे एफबीडी बनाते हैं, ये हो गया हमारा 20 न्यूटन फोर्स, ये हो गया हमारा 37, 20 का ये कंपोनेंट 20 cos 37 हो जाएगा 16, और ये हो गया 20 sin 37 मतलब 12 न्यूटन। यहाँ पे होगा नॉर्मल रिएक्शन, एंड यहाँ पे कहीं पे भी फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं करी, तो हम अच्छा यहाँ पे इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी बात करी है, मतलब यहाँ पर ये जो है वो रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा कुछ ना कुछ। अब हमने जो ये पुश करा है 20 न्यूटन से, तो जो हमने पुश करा है वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, मतलब इस डायरेक्शन में हमने पुश करा है। तो ये 2 kg का ब्लॉक जिसकी मोशन होगी ये इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में, उस पर नेट फोर्स कौन से हो गए,
20 न्यूटन डाउनवर्ड, 12 न्यूटन डाउनवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड, पर एक्सीलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे लिखना है कि एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन में लिख पाऊंगा नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स हो गया 20 प्लस 12 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास इज 2 kg। एक्सीलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 32 माइनस एफ अपॉन 2। तो यहां से ये हो जाएगा 20 माइनस 32 माइनस एफ, एफ इज इक्वल टू 12 न्यूटन। सो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे जो लगने वाला है दैट इज 12 न्यूटन। सबसे पहला हमें ये निकालना है कि ये अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड में इतने एक्सीलरेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन में दिया है कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरुआत हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। एक्सीलरेशन 10 है, टाइम 1 सेकेंड का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हो गया हमारा 5 मीटर, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या निकालना है, देखो वर्क डन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस एफ एस कॉस थीटा। अप्लाइड फोर्स हमारा है 20 न्यूटन, सो दिस इज 20। डिस्प्लेसमेंट कितना मिला बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज 5। तो 5 डिस्प्लेसमेंट है, एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 होगा, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है वर्क डन बाय वेट ऑफ द ब्लॉक इन फर्स्ट सेकेंड। ब्लॉक के वेट की वजह से कितना वर्क डन होगा, ब्लॉक के वेट की वजह से वर्क डन। वेट का कंपोनेंट देखो इस डायरेक्शन में है 12, इसकी वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अगर ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से वर्क डन 0 होगा। तो जो भी वर्क डन हो रहा है वो 12 न्यूटन की वजह से। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना है तो फोर्स हम लिखेंगे 12, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था दैट इज 5, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये 12 into 5 दैट इज 60, दैट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटी। आप वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए ये भी कर सकते हो, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां से भी आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी मिल सकता है, दोनों तरीके से कर सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन सी हमसे पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से 1 सेकंड में कितना वर्क डन होगा। हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला है 12 न्यूटन। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एंगल जो होगा वो होगा 180। तो यहां से देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारा है 12, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ दैट इज 5, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 होगा, cos 180 माइनस 1, 12 5 जा 60, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा आपका -60 जूल। तो ये तीनों ही क्वेश्चन के आंसर्स हमारे हो गए। अगर बच्चों इसमें कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन अभी भी है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं आपको पक्का कंफ्यूजन जो है वो दूर करूंगा। Question number 18. A 250-gram block sliding down on a rough horizontal table. एक rough horizontal table है, उस पर एक block जो है वो slide कर रहा है. We have to find the work done by the frictional force bringing a block to rest if it is moving at a speed of 40 centimeter per second. Initial speed of block is 40 centimeter square. एंड हमें इसको रेस्ट पर लेकर आना है, मतलब फाइनल स्पीड जो होगी वो क्या होगी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड और ये है 0 मीटर पर सेकेंड। मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये हो गया हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। अब मास जो दिया है दैट इज 250 ग्राम, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा 0.0
250 kg। तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 0.4 का स्क्वायर। अब इसे हम कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब ये देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये हो गया आपका 240 इंटू 16 डिवाइड बाई यहां से 1000 और यहां से ये हो गई 10 पावर 5 डिवाइड बाई 2। अब ये आपको करना पड़ेगा। ये 8 जा 25 8 जा आई थिंक हो जाएगा 200। तो ये 200 2000 10 पावर 5 3 जीरोस यहां से कट गए। तो ये हो गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पर है तो ये हो गई 0। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसका डायग्राम ड्रॉ करता है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ब्लॉक है जिसका मास है 250 ग्राम और ये इसकी इनिशियल स्पीड दी है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ देर के बाद ये रुक रहा है। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 0। अब ये सोच के बताओ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0.4 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये जो यहां से यहां तक हम गए उसमें कौन से फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो अब इसका एफबीडी बनाएंगे तो ही हमें आइडिया लग पाएगा। तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। जो भी मोशन हो रही है जिस डायरेक्शन में उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी मोशन या फिर इसकी स्पीड जो डिक्रीज हुई वो किसकी वजह से हुई, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो अब मैं वर्क एनर्जी थियरम यूज कर रहा हूं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, नॉर्मल का फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। mg एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो इन दोनों की वजह से वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। तो वर्क डन बचा किसकी वजह से, सिर्फ वर्क डन जो होगा वो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 2 into 10 power minus 2. So work done by friction will be minus 0.02 जूल। तो बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन मिलेगा हमें माइनस 0.02। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कहीं पे भी मुझे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट नहीं दिया था तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स नहीं निकाल सकता था, पर मैंने वर्क एनर्जी थियरम को यूज करके कैसे भी करके फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में मतलब उसका वर्क डन निकाल लिया। चल आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। वाटर इज falling from a 50 meter high fall is to be used for the generating electric energy। अब यहां पर कोई डैम जैसा कुछ मान लो जो 50 मीटर हाइट पर है। अब यहां से वाटर जो है वो नीचे गिर रहा है और हमें ये कहा है कि जो वाटर है उसका मास ऑफ वाटर इज 1.8 into 10 power 5 kg एंड इट इज वाटर इज फॉलिंग पर आवर। तो टाइम दिया है 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। हमसे पूछा है कि हमें दिया हुआ है कि हाफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये वाटर की जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से आधी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये वाटर की पोटेंशियल एनर्जी में निकालता हूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। मास जो है वो है 1.8 इंटू 10 पावर 5, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन 10, हाइट जो है वो कितनी है 50 मीटर। तो यहां से ये हो जाएगा 1.8 इंटू 5 9, ये जीरो ये जीरो ये हो जाएंगी, ये हो जाएगा 10 पावर 7। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिल गई 9 इंटू 10 पावर 7 जूल।
हमें तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी आधी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी इज 9 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻7 जूल। तो इतनी एनर्जी जो है वो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हमसे पूछा है कि हाउ मेनी 100 वॉट बल्ब्स 100 watt lamps can be how many 100 watt lamps can be lit। तो ये एनर्जी से हम 100 वॉट के कितने बल्ब जो है वो मतलब यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एनर्जी से पावर कितनी प्रोड्यूस हुई, पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो दैट इज 4.5 इंटू 10⁻7 एंड टाइम दिया है हमें 1 आवर दैट इज 3600। अब देखो इसे सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा 9 5 जा 45 9 4 जा 36 इंटू ये 10 पावर हो गई 6 डिवाइड बाई 2 10 पावर 4। तो यहां से आपका हो जाएगा 5/4 दैट इज 1.25 इंटू 10 पावर 4 इतने वॉट। इसका मतलब यह है कि जो ये पानी ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी वजह से इतना वॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब हमें क्या दिया है देखो, अगर 100 वॉट पावर अगर होता तो एक बल्ब जो है वो लिट हो सकता है, मतलब शुरू कर सकता है। पर हमारे पास तो कितनी है पावर 1.25 इंटू 10 पावर 4। तो 1.25 इंटू 10 पावर 4 वॉट से कितने बल्ब हम जला सकते हैं। तो ये 1.25 इंटू 10 पावर 4 अपॉन 100, ये दो जीरो यहां से कैंसल हो गए, दो जीरो बच गए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 125 बल्ब। अब जो HCV है उसमें हो सकता है कि बच्चों ये जो G की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, उन्होंने हर बार शायद 9.8 लेकर कैलकुलेशन करी होगी। तो ये जो आपका फाइनल आंसर है वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा। मतलब आप अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो जी की वैल्यू 9.8 लेकर करो। माइनर अब मैं आगे से भी ध्यान रखूंगा, मैं भी जी की वैल्यू 9.8 लेकर ही करूं। पर अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप जी की वैल्यू 9.8 लेकर करना, तो ये इसी के आसपास आंसर मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 21, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड from top of a 40-meter high cliff with an initial speed of 50 meter per second at an unknown angle. We have to find speed when it hits the ground। ऐसे क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करे होंगे, पर यहाँ पर कहीं पे भी एंगल नहीं दिया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन में जनरली एंगल के बारे में हमें पता होता है, पर यहाँ पे जो है वो एंगल नहीं दिया और हमें निकालना है कि फाइनल स्पीड क्या होगी। तब देखो यहाँ पे एक ये 40 मीटर हाई क्लिफ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड और उसको हमने कोई थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करा है। तो क्या होगा, यहां से ये कुछ इस तरीके से नीचे आए। तो यहां पर जब हम पहुंच रहे हैं तब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी हमें निकालनी है। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज हिटिंग द ग्राउंड। ये ग्राउंड पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। अब देखो इनिशियल स्पीड आपको पता है, इनिशियल स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में निकाल लेता, क्योंकि हमें अच्छा मास के बारे में भी नहीं पता, कोई बात नहीं, तो मैं मास को एज इट इज रख रहा हूं। वेलोसिटी इज 50 का स्क्वायर, तो ये हो गया 50 का स्क्वायर दैट इज 2500 इंटू m डिवाइड बाई 2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता, मास भी नहीं पता। अब देखो ये जो यहां से ऊपर से नीचे आया
इस पूरी मोशन पर इस पर लगने वाला फोर्स जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी का ही सिर्फ इस पर फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स यहां पर नहीं लग रहा। तो क्या होगा देखो, मैं अगर वर्क एनर्जी थियरम यूज कर रहा, तो यहां पर इस पर लगने वाले जितने भी फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। एयर के बारे में हमने बात नहीं करी, तो फोर्स जो ऑफ एयर, एयर ड्रैग की वजह से यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी की वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो देखो फोर्स जो है वो mg, ग्रेविटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज 40। सो फोर्स हो जाएगा mg डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड एंगल जो होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू 2500 थी। मास कैंसल हो गया, यहां से बचा जी। अब वैसे फिर से वही बात है, जी की एग्जैक्ट वैल्यू आप 9.8 लेकर कर सकते हो। एच की वैल्यू है दैट इज 40, ये हो गया वी स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया 2500 डिवाइड बाई 2। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, तो फाइनल वेलोसिटी जब ये पार्टिकल जमीन पर पहुंचेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, वही निकालनी थी। फाइनल स्पीड कितनी होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्या दिया। 200 मीटर फ्री स्टाइल विमेन्स स्विमिंग गोल्ड मेडल एट सियोल ओलंपिक 1988। अब देखो ये एचसीवी की अच्छी बात यही है कि ये सारे मोस्टली जो है वो रेलिवेंट एग्जांपल है या फिर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड एग्जांपल्स है। देखो ये 1988 ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जो ये विमेन है 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कर रही और उसको गोल्ड मेडल मिला। शी वेंट टू, अच्छा, ओलंपिक 1998 वेंट टू हाई Friedrich of East Germany when she set a new Olympic world record of 1 minute and 57 seconds. उसने ये 200 मीटर का पूरी लेंथ कवर करी, कितने टाइम में कवर करी, 1 मिनट एंड 57.56 सेकेंड। तो ये हो गया 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स प्लस 57.56, तो ये अप्रोक्सीमेटली 117.56 सेकेंड। तो टाइम हो गया आपका इतने सेकेंड्स। assuming that she will cover most of the distance with a uniform speed, ये इंपॉर्टेंट है, हम ये मान के चल रहा है कि उसने पूरा ही डिस्टेंस अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करा है। she had to exert 460 watt पावर, उसको 460 watt के जितना अप्लाई करना पड़ रहा होगा। we have to calculate the average force of resistance offered by the water during the swim। हमें ये निकालना है कि पानी की वजह से उस पर एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना लगेगा। अब देखो यहां पे यहां पर ये स्विम कर रही है, अगर ये स्विम कर रही है तो पानी की वजह से इस पर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, पर ये आगे भी जा रही है, तो आगे किसकी वजह से जाएगी। स्विमिंग में जब भी पानी, स्विमर जो है वो पानी को पीछे जब पुश करता है तो पानी भी जो है वो उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा आगे की डायरेक्शन में। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस पर जो फोर्स लगा वो फोर्स होगा ड्यू टू वाटर की वजह से ही होगा, और ये रेजिस्टिव फोर्स भी किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से। अब ये न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ये दोनों ही फोर्स सेम होंगे क्योंकि ये भी पानी ने लगाया, ये भी पानी ने लगाया। अगर ये दोनों का फोर्स सेम है तो फिर नेट फोर्स आपका हो गया जीरो। नेट फोर्स जीरो है तभी ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता तो फिर इसकी स्पीड इंक्रीज होती, पर हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दी है, मतलब इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो हो गया होगा। अब हमें ये दिया है कि शी हैड टू एक्सर्ट 460 वॉट टू मेंटेन हर स्पीड। उसको यहां से ये जो, ये मतलब आगे की डायरेक्शन में फोर्स है, वो फोर्स अगर उसने खुद ने भी अप्लाई करा, हालांकि वो पानी नहीं करा है, पर उसने जो पुश करा पानी को, वो उसकी वजह से ही आगे जा रही है, तो उसकी वजह से पावर जो जनरेट हुआ है वो है 460 वॉट। तो हमें ये निकालना है एवरेज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो दोनों ही सेम है,
अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के फोर्स की वजह से पावर 460 जनरेट हो रहा है, तो ये रेजिस्टिव फोर्स की वजह से भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। तो मैं हम लिख सकते हैं पावर इज एफ डॉट वी। रेजिस्टिव फोर्स की वजह से रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा वो निकालने के लिए अब पावर आपका हो गया 460, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस मैंने आर मान लिया, वेलोसिटी होगी उसकी आगे की डायरेक्शन में। वेलोसिटी कैसे निकलेगी देखो, डिस्टेंस उसने कवर करा है 200 मीटर, टाइम लगा है 117.56, तो वेलोसिटी आपकी यहां से हो गई 200 अपॉन 117.56। अब देखो रेजिस्टिव फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स पीछे है, वेलोसिटी आ गया, तो एंगल 180, तो यहां पे होगा cos 180। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे तो रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा वो कुछ नेगेटिव में मिलेगा। नेगेटिव का सिर्फ मतलब इतना है कि रेजिस्टिव फोर्स जो है वो वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहां से आपको रेजिस्टिव फोर्स मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको इसमें थोड़ी बहुत स्विमर की मोशन के बारे में हल्की सी फिजिक्स इसमें जो अप्लाई होती है उसके बारे में हमें पता चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी देखो कुछ ना कुछ ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। द यूएस एथलीट फ्लोरेंस ग्रिफिथ Joyner won 100 meter sprint gold medal at a CL Olympic 1988, setting a new Olympic record at 10.54 seconds. Assuming that she has achieved maximum speed in very short time, and then ran a race with that speed till the she crossed the line. मतलब हमें approximately constant speed मान के चलनी है। तो constant speed कितनी होगी, डिस्टेंस कवर करा है 100 अपॉन टाइम इज 10.54, तो यहां से हमें स्पीड मिल जाएगी। ये स्पीड मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 100 डिवाइड बाई 10.54, 100 डिवाइड बाई, तो ये कुछ 9.48 मिल रहा है। तो इसकी स्पीड जो है वो कुछ 9.48 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है। हमें दिया है कि वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्रिफिथ जॉइनर एट हर फुल स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना दिया है, मास ने दिया क्या, मेडल सीएल, शी अचीव मैक्सिमम स्पीड इन वेरी शॉर्ट टाइम, व्हाट शी टेकिंग, अच्छा मास, इसका मास दिया है 50 केजी, तो मास इज 50 केजी, वेलोसिटी जो है दैट इज 9.48 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट आप कर सकते हो, मैं कर देता हूं। तो ये कुछ 2248 के करीब कुछ मिल रहा है। तो फाइनल काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके आसपास की कुछ होगी। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। आगे देखो आगे क्या पूछा है, assuming that the track the wind offered an average resistive force of 1/10 of her weight। मतलब अगर हम प्रिंट कर रहे हैं आगे की डायरेक्शन में, तो जो भी एयर ड्रैग या फिर एयर का रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज 1/10 ऑफ हर वेट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एवरेज रेजिस्टिव फोर्स इज 1/10 ऑफ हर वेट। इसका वेट कितना होगा, मास जो है वो 50 केजी है, तो वेट हो जाएगा 50 जी अपॉन 10, तो ये एवरेज रेजिस्टिव फोर्स इज 5 जी। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द रन। तो फिर ये एवरेज फोर्स की वजह से, ये एवरेज रेजिस्टिव फोर्स की वजह से हमें निकालना है वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग, ओके। तो अब हमें फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो फिर वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इज 5 जी, डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, रेजिस्टिव फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में होगा, सो एंगल बिटवीन देम विल बी
180, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9.8 इंटू 100 cos 180 इज -1। अब इसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ये आप खुद कर सकते हो, हालांकि ये कुछ हो रहा है 4900 है ना, -4900 जूल। तो ये रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन मुझे मिला 4900 जूल। अब हमसे ये पूछा है व्हाट पावर ग्रिफिथ जॉइनर हैड टू एक्सर्ट टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। अब पावर निकालनी है। अब देखो, रेजिस्टिव पावर निकालने के लिए हम लिखेंगे पावर इज एफ डॉट वी। रेजिस्टिव फोर्स जितना होगा उतना ही फोर्स उसे खुद फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। रेजिस्टिव फोर्स पीछे है, उतना ही फोर्स अगर वो आगे की डायरेक्शन में लगाएगी तब जाके क्या होगा कि वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर पाएगी। यहाँ पे हमें दिया है कि शी इज मूविंग विथ, हमें ये कह सकता है कि मैक्सिमम स्पीड, और उसी कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिव फोर्स जितना होगा उतना ही फोर्स उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया होगा। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन लगाएगा? जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मतलब जो पैर और ग्राउंड के बीच में जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा वो फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं या दौड़ पाते हैं। तो पावर निकालने के लिए जो भी आपका रेजिस्टिव फोर्स मिला वो रेजिस्टिव फोर्स को ही मैं यूज करूंगा, दैट इज 5g, और वेलोसिटी है आपकी 9.48। अब ये कैलकुलेट करने पर कितना पावर जनरेट होगा वो पावर के बारे में पता चल जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर हम दौड़ रहे तो इसके पैरों के ऊपर यहां पर, मतलब एक तो ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रेजिस्टिव फोर्स होगा पीछे की डायरेक्शन में। जितना रेजिस्टिव फोर्स पीछे अगर उतना ही फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तभी तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर पाएगी। तो अगर मुझे पावर निकालना है तो फोर्स मैंने जितना रेजिस्टिव फोर्स है उतना ही फोर्स मानना है, फिर वेलोसिटी मुझे पता है, तो फिर इनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे नेट पावर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना जनरेट करना पड़ेगा वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों एक और बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनकेस किसी भी क्वेश्चन में आपको फिर भी डाउट कुछ रह रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताओ, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, अगर उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो तो वहां पे जुड़कर आप भी अपने डाउट्स जो है वो आसानी से पूछ पाओ। Next question, that is question number 24. A water pump lifts the water from a level of 10 meter below the ground. जनरली जो पंप होता है घर पर, वाटर की जो भी पंप होता है या फिर जिसकी वजह से पानी ग्राउंड फ्लोर से हमारी टेरेस पर जाता है, उसी कुछ वाटर पंप की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे तो ये अंडरग्राउंड है, मतलब ग्राउंड से भी 10 मीटर नीचे है। वाटर इज पंप्ड एट अ रेट ऑफ 36 किलोग्राम पर मिनट विद नेग्लिजिबल वेलोसिटी, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटीज, मतलब या फिर बहुत ही कम वेलोसिटी से जा रहा है। We have to calculate the minimum horsepower the engine should have to do this. अब ये देखो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। वर्क डन होता है बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे दिया है विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी, सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जमीन से 10 मीटर से नीचे से ऊपर लेकर आ रही, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाएगा आपका mgh। मास आपको दिया है दैट इज 30 kg पर मिनट दिया है। तो अब देखो मैं तो इसको यही कर देता हूं, वैल्यूज पुट करने से अच्छा है। पावर जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होता है, मास अपॉन टाइम दैट इज 30 kg पर मिनट, मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। जी की वैल्यू इज 9.8, हाइट आपको दी है 10 मीटर। अब ये करने पर ये जीरो से ये जीरो, 3 2 6, ये हो गया आपका 5, 9.8 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 49 वॉट। तो आपको 49 वॉट का पंप होना चाहिए। पानी की मोटर बोलते हो अगर जनरली, तो ये 49 वॉट की रेटिंग होनी चाहिए। इसको हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके घर में अगर ये पानी की मोटर है तो उसकी रेटिंग जनरली हॉर्स पावर में होती है। हॉर्स पावर में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं,
1 HP इज 476 वॉट, तो ये 49 डिवाइड बाई इतने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए। एक बार चेक करना घर पर जो भी मोटर है उसकी रेटिंग क्या है, तो ज्यादा आइडिया लगेगा। या तो फिर आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो कि जनरली वाटर पंप की पावर रेटिंग क्या होती है। चल, क्वेश्चन नंबर 25, एन अनरूली डेमोन्स्ट्रेटर unruly demonstrator lifting a stone of mass 200 gram from the ground and throws it at his opponent. At the time of the projection, the thrown is 150 centimeter above the ground and has a speed of a 3 meter per second. We have to calculate the work done by demonstrator during the process. If it taking 1 second, तो फिर कितना हॉर्स पावर यूज होगा। अब देखो ऐसा कुछ है, जनरली हमने देखा है कि स्टोन पेल्टिंग होती है जिसमें स्टोन जो है वो सामने वाले को मारे जाता है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। 200 मार्क जो स्टोन है वो जिस इंसान स्टोन को थ्रो कर रहा है वो जमीन से 150 सेंटीमीटर हाइट पर है। ये कह सकते हैं उसका हाथ जो है वो 150 सेंटीमीटर हाइट पर है। स्टोन का मास ऑफ स्टोन इज 200 ग्राम और उसकी स्पीड जो ये थ्रो कर रहा है, स्पीड ऑफ स्टोन इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय डेमोन्स्ट्रेटर। वर्क डन बाय डेमोन्स्ट्रेटर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से स्टोन थ्रो कर रहा है, जमीन पर स्टोन होगा, यहां से लेकर यहां तक लेके आए, जब जमीन पर था तब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो थी, पर नीचे से ऊपर लेकर आए 150 सेंटीमीटर, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। वो वर्क डन बेसिकली आपका पोटेंशियल एनर्जी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब जमीन पर था तब स्टोन रेस्ट पर था, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पर अब हम थ्रो कर रहे हैं विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। मास जो दिया है 200 ग्राम दैट इज 0.2 kg, acceleration due to gravity 9.8, height is 150 centimeter that is 1.5 meter plus 1 by 2, mass is 0.2 kg, velocity is 3 meter per second का स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट करो, मैं यहां पे कर देता हूं 0.2 into 9.8 into 1.5 that is 2.94, ये आपका मिला है 2.94 और ये हो जाएगा 9 इंटू 0.1, ये तो हो गया आपका 0.9, इनको ऐड कर दो 3.84 जूल। तो वर्क डन कितना करना पड़ा, दैट इज 3.84 जूल। हमें ये पूछा है कि ये तो फर्स्ट तो हमने वर्क डन निकाल लिया, नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड पावर। देखो पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ये 3.84 वर्क डन अपॉन टाइम जो दिया है दैट इज 1 सेकेंड, तो ये आपका बच्चों अप्रोक्सीमेटली 3.84 वॉट ये पावर मिल गया। पर हमें आंसर किसमें चाहिए, हमें तो आंसर चाहिए हॉर्स पावर। तो आगे ही मैंने हालांकि डिस्कशन करा था कि 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, तो फिर यहां पे अगर आपको हॉर्स पावर में आंसर चाहिए तो आप तो क्या करो 3.84 डिवाइड बाई 746, तो ये आपके हॉर्स पावर, ये कर सकते हो 3.84 डिवाइड बाई 746, 0.005, तो इतने हॉर्स पावर हमें पावर की जरूरत होगी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर करा है। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से आगे कवर करेंगे। होपफुली आपको सारा ही क्वेश्चन सारी चीजें समझ में आई होगी। एंड अगर कोई भी चीज समझ में अगर नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।